नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। गुरुवार को प्रचार का आखिरी दिन है। इसमें पहले बुधवार को तमाम दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को हिमाचल के चुनावी रण में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने चंबी और सुजानपुर में 2 रैलियों की और जनता से फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील की। पीएम की पहली रैली थी चंबी में, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, यूपी और मणिपुर जैसे राज्यों में दोबारा बीजेपी इतिहास बनाकर सत्ता में आई है और हिमाचल में भी बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि आज कांग्रेस की गिनकर 2 ही सरकारें बची हैं, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़ में, और यहां से कभी भी विकास की खबरें नहीं आती हैं, बल्कि झगड़े की ही खबरें रहती हैं। पीएम ने सुजानपुर में रैली में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इतने वर्षों के शासन में कांग्रेस के विश्वासघात के सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के लोग ही हैं। पीएम ने भाजपा को हिमाचल के घर घर को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास करने वाली पार्टी कहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास झूठे वादे और झूठी गारंटी का रहा है। हिमाचल के सुजानपुर में सेवानिवृत्त जवानों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। यही नहीं, पीएम मोदी ने हिमाचल में एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला भी रुकवाया। पीएम ने बहुमूल्य जीवन की रक्षा के लिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया और फिर आगे निकल गए। बुधवार को बीजेपी की ओर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने प्रचार किया। सभी ने रैलियां की और बीजेपी की जीत के लिए वोट मांगे। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5-5 साल विकास नहीं होने दिया। हमने एक काम करके हिमाचल प्रदेश को एम्स, IIT, IIM देने का काम किया। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियों को संबोधित किया। खड़गे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी घर घर जाकर प्रचार पर जोर दे रही है। पार्टी के नेता मुकाबले के त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। 68 सीटों वाले इस राज्य में 35 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने मतदान से पहले हिमाचल के लोगों को चिट्ठी लिख समर्थन मांगा है। पीएम ने चिट्ठी में लिखा है कि इस समय जब आप हमारी देवभूमि के भविष्य के लिए अपना अहम मत देने जा रहे हैं, मैं आपको आपके अनवरत आशीष और प्रेम के लिए नमन करना चाहता हूं। पीएम ने चिट्ठी में लिखा कि बीते वर्षों में पूरे प्रदेश और विशेषकर दशकों से उपेक्षित हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम किया है। मैं इस विकास अभियान को हिमालय के शिखर की तरह ही गगनचुंबी ऊंचाई तक पहुंचते देखना चाहता हूं। पीएम ने चिट्ठी के माध्यम से हिमाचल वासियों से विशेष आग्रह किया। पीएम ने लिखा, देवभूमि के विकास की इस यात्रा को आने वाले वर्षों में ऐसे ही जारी रहने दें। यह आग्रह इसलिए भी है क्योंकि तब 2014 में मैं केंद्र सरकार में आया और यहाँ दूसरे दल की सरकार थी, तो उसने केंद्र की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम ने लिखे पत्र में 2017 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने और विकास का सिलसिला तेज होने और रुकने नहीं देने की बात कही। पीएम ने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी आपका आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा और एक बार फिर से हिमाचल में कमल का फूल खिलेगा। पीएम ने पत्र के माध्यम से सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों से अधिक संख्या में अपने मताधिकार के प्रयोग का आग्रह किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दिल्ली में भाजपा में के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर मंथन किया जा रहा है। गुजरात में 2 चरण में मतदान होने वाले हैं। इससे पहले गुजरात में राज्य चुनाव समिति की 3 दिन तक बैठक में सभी 182 विधानसभा सीटों पर नामों की चर्चा हुई थी। भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट के अनावरण के बाद कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा लोगों में कमल को दर्शाए जाने पर सवाल उठाया गया था। भाजपा ने कहा कि कमल का विरोध करने वाले दरअसल संस्कृति के विरोधी हैं। भाजपा ने याद दिलाया कि कमल राष्ट्रीय पुष्प होने के साथ साथ मां लक्ष्मी का आसन भी है। गौरतलब है कि पीएम मोदी द्वारा मंगलवार को जिस लोगो का अनावरण किया गया उसमें राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया। ये चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इसकी प्रासंगिकता का उल्लेख किया था।
कांग्रेस नेताओं द्वारा हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जाने की वजह से भी पार्टी भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के पिछले बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर चोट करने से बाज नहीं आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर बेहद विवादित बयान दिया था। इसके बाद कांग्रेस को उस बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा। अब एक और विवाद कांग्रेस के गले पड़ गया है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की मेयर हेमा देशमुख ने सोमवार को एक जन धर्मांतरण रैली में हिस्सा लिया, जिसके बाद कांग्रेस फिर सवालों के घेरे में आ गई। इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर फिर सवाल उठाए हैं। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर केजरीवाल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे झूठे वादे ही करते रहते हैं। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जब पंजाब में केजरीवाल की सरकार नहीं थी तो पंजाब सरकार पर प्रदूषित हवा के लिए आरोप लगाते थे, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ भी नहीं किया। शहजाद पुनावाला ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। केजरीवाल को जनता, विशेषज्ञों और चिकित्सकों के दबाव के कारण स्कूल बंद करने पड़े। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए। बुधवार को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होगा और वो 10 नवंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ देने के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ देने पर डॉक्टर चंद्रचूड़ को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने पर बधाई। उनके आगामी सार्थक कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहे। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ कई अहम फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अयोध्या भूमि विवाद, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, निजता का अधिकार, आधार की संवैधानिक वैधता और समलैंगिकता को अपराध न मानना जैसे फैसले प्रमुख हैं। 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सीजेआई के पद पर जस्टिस यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हो गया था। जस्टिस ललित 74 दिन सीजेआई के पद पर रहे। पीएम मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु में केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल 2 के उद्घाटन से हवाई अड्डे की चेक इन काउंटर और इसकी आवर्जन क्षमता दोगुनी हो जाएगी और इस हवाई अड्डे से प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देश के हर नागरिक को सशक्त और मजबूत करने, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए काम करने की जरूरत पर जोर दिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग 11 साल बाद नई गाइडलाइंस फिर से बनाई जा रही है। अपलिंकिंग को सिंपल किया गया है, लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाई किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि लाइव कवरेज इवेंट के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करना होगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सिर्फ सूचित करने से SD से HD या फिर लैंग्वेज चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भारत में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करके ब्रिटेन में शरण लेने वाले नीरव मोदी को अब वापस लाया जा सकेगा। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने की उसकी अपील ठुकरा दी है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में केरल की प्राचीन भित्ति कला के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। देश में पहली बार एक प्राइवेट स्पेस कंपनी रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। हैदराबाद की स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस रॉकेट विक्रम S को 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च करेगी। विक्रम S लॉन्च मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इसमें 3 कंज्यूमर पेलोड होंगे। इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल समरी रिवीजन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल होने वालों के लिए ये एक मौका है। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सतीश जरकीहोली के हिंदू शब्द की उत्पत्ति और इसके अर्थ के बारे में बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने
आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी प्रवेश मामले में कहा है कि सरकार इस मामले की जांच करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखनऊ में इंडिया फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। उत्तराखंड इस साल अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस मौके पर सरकारी भवन को लाइटों से सजाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर कहा कि राज्य के बलिदान देने वालों के सपने को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यूपी के सीएम ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पावन देवभूमि उत्तराखंड विकास के निमित्त नए कीर्तिमान स्थापित करे, यही कामना है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल कैबिनेट ने मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट ने राज्यपाल को यूनिवर्सिटी चांसलर के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात के विकास को दर्शाया है। तस्वीर में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बढ़ती संख्या को दिखाया गया है। गुजरात में 2018-19 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या 1656 थी। वहीं 2022-23 में बढ़कर इनकी संख्या 8236 हो गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सशक्त गुजरात। जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। लद्दाख में प्रोजेक्ट बीकन के तहत सीमा सड़क संगठन ने जोजिला पास, रंगा मोड़ और गुमरी सहित अन्य चेक पॉइंट पर बर्फबारी के बाद बर्फ की बिछी सफेद चादर को हटाने के काम में लग गई है। आंध्र प्रदेश के चेन्नई हावड़ा मुख्य लाइन पर राजमुंद्री यार्ड में डाउन लाइन पर एनएमजी मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। प्रदूषण पर दिल्ली में प्रतिबंध हटने के बाद राजधानी दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल फिर से खुल गए हैं। सुबह से ही छात्र छात्राएं बैग लेकर राजधानी की सड़कों पर अपने स्कूल जाते दिखाई दिए। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में AQI 371 और गुरुग्राम में 338 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत और नेपाल में मंगलवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 से अधिक मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप डेटाबेस केंद्र के निदेशक OP मिश्रा ने कहा है कि इसका केंद्र नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था, जिस कारण हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में पुलिस ने एक फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस संबंध में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को कर्ज देता था। अब तक 1700 लोगों से कर्ज के नाम पर 1 करोड़ वसूल चुका था। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन को कल पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांधू किलचा गांव में गिरा दिया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अगरतला में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अपने बेटे अभिषेक को फर्जी तरीके से चिट फंड घोटाले में आधारहीन आरोप लगाने के लिए जमकर हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि वो एक सार्वजनिक पद पर हैं और बिना सबूत उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। चिटफंड घोटाले की जांच में रमन सिंह के बेटे अभिषेक पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है और उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद के उपयुक्त नहीं है और उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सेंसेक्स आज 151 अंक की गिरावट के साथ 61,033 के स्तर पर बंद पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी लगभग 45 अंक लुढ़क कर 18,157 पर बंद हुआ। बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45 पैसे चढ़कर 81 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। कल मंगलवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड आज 0.24% फिसलकर $95.13 प्रति बैरल और WTI क्रूड 0.23% गिरावट लेकर $88.65 प्रति बैरल हो गया। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत के एक भव्य पवेलियन की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के विविध पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अमेरिकी यहूदी समिति और भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और इजरायल के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने बेलारूस के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। वो अंतर सरकारी आयोग की बैठक के लिए 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर और सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान हुए थे। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 371 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से रिपब्लिकन के खाते में 199 सीट और डेमोक्रेट्स के खाते में अब तक 172 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 218 बहुमत का आंकड़ा है। वहीं सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। अब तक रिपब्लिकन पार्टी को 47 और डेमोक्रेट को 46 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर ही कैबिनेट के एक मंत्री गैविन विलियमसन ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के मंत्री गैविन विलियमसन पर अपने सहयोगियों को धमकाने का आरोप है। ऋषि सुनक ने इस्तीफे को मंजूर करते हुए पत्र में लिखा है कि मैं मंत्री पद से पीछे हटने के आपके फैसले का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आपने यह फैसला क्यों लिया है। उत्तर कोरिया ने आज एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरे कोरियाई प्रायद्वीप क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की पुष्टि की है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया द्वारा रूस को हथियारों की आपूर्ति करने का दावा किया है। वहीं उत्तर कोरिया ने अमेरिका के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने रूस के साथ कभी हथियारों का लेन देन नहीं किया और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। जेल में बंद मिस्र ब्रिटिश कार्यकर्ता अब्दुल अल फतह का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अब्दुल फतह ने रविवार को COP27 शुरू होते ही अपनी दुर्दशा पर ध्यान दिलाने के लिए भूख हड़ताल के बाद अब पानी पीना भी बंद कर दिया है। वहीं मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने भी अब्दुल फतह की तत्काल रिहाई की मांग की है। पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 152 रन पर रोक दिया और उसके बाद 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट लिए, वहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। ICC T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच एडिलेड में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि सेमीफाइनल में टीम की कोशिश अच्छा क्रिकेट खेलने की होगी। भारतीय कप्तान ने कहा कि इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को हराना एक बड़ी चुनौती है। हर मैच एक नया मैच होता है और टीम को एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि वे निडर होकर खेलते हैं, वे बड़े मैदानों पर खेलना पसंद करते हैं और यही उनकी ताकत है। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने कहा है कि उनके तेज गेंदबाज मार्क वुड और बल्लेबाज डेविड मलान का चोट के कारण सेमीफाइनल मुकाबले में खेलना तय नहीं है। 2023 के इंडियन प्रीमियर लीग संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर को कोच्चि में की जाएगी। सलमान दुलकर और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म सीता रामम सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर भी रिलीज होगी। हॉलीवुड में अभिनेता अली फजल अफगानिस्तान की महिलाओं पर आधारित फिल्म अफगान ड्रीमर्स में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की नई सीरीज ज़ूटोपिया प्लस का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नाना पाटेकर ने प्रकाश झा संग एक वेब सीरीज के लिए हाथ मिलाया है। करीब 2 साल बाद वो प्रकाश झा की वेब सीरीज लाल बत्ती से वापसी करने जा रहे हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में पठान बने शाहरुख खान का जलवा दिखाई देगा, तो वहीं शाहरुख की पठान में टाइगर बने सलमान खान की भी अपना जादू दिखाएंगे। केरल के डीजीपी ने तिरुवनंतपुरम के पुलिस आयुक्त को द केरल स्टोरी के टीजर पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। ब्रिटिश कॉमिक एक्टर लेस्ली फिलिप्स का लंबी बीमारी के बाद 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। हम मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।